हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी। इस वीडियो में अपन जुलाई मंथ का सेकेंड वीक का करंट अफेयर समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट वीक का बना दिया है, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और जून कंप्लीट हो ही चुका है अपना। ठीक है, और हिस्ट्री मैंने स्टार्ट कर दी है, उसकी भी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन। तो देखते हैं पहली न्यूज़ क्या है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखना। उस किस्म का नाम क्या है जो खोज की गई गेहूं की, वो याद रखना। वो है PVWRS1। ये याद रखना। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसने उच्च एमाइलोज स्टार्च सामग्री वाली गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में। ठीक है, यह क्या होता है, यह टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोगों के खतरों को कम करने में मदद करेगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि इसके उद्देश्य पूछे जा सकते हैं। या इसका कार्य क्या होगा। PVWRS जो खोजी गई RS1 गेहूं की, ये क्या करती है, मधुमेह और हृदय रोगों के जो खतरे हैं उनको कम करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उच्च एमाइलोज और प्रतिरोधी स्टार्च युक्त गेहूं यह सुनिश्चित करता है कि ग्लूकोज रक्त प्रवाह में अधिक धीरे धीरे जाए। ठीक है, जो उच्च एमाइलोज और प्रतिरोधी स्टार्च होता है, ठीक, वो क्या करता है कि ग्लूकोज का जो रक्त में प्रभाव होता है, ठीक है, उसकी मात्रा को क्या करता है कि अधिक जा रहा है कि धीरे धीरे जा रहा है, वो सुनिश्चित करता है ये। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा, तो ग्लूकोज की मात्रा है वो रक्त प्रवाह में धीरे धीरे जाए। ठीक है, ये सुनिश्चित करता है जो इसमें खोज हुई है ये वाली किस्म की। ठीक है, ये याद रखना, और इसका ये नाम याद रखना, PVWRS1। सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, इससे पहले भी PAU ने यानी कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने गेहूं की दो किस्में विकसित की थी। एक उच्च जिंक मात्रा के साथ PVWJN1 और PVW1, ये दोनों की थी। लेकिन PVWRS1 जो अभी लेटेस्ट ये याद है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं भारत और पनामा के बीच। ठीक, पनामा कंट्री, पनामा छोटा शहर है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसका। तो भारत और पनामा के बीच चुनावी सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो याद रखना, क्योंकि पूछा जाए कि हाल ही में भारत और किसके साथ चुनावी सहयोग पर हस्ताक्षर किए गए हैं, सहयोग समझौता ज्ञापन किया गया है, तो वो है पनामा। याद रखना। ठीक है, भारत निर्वाचन 7 जुलाई 2013 भारत निर्वाचन आयोग और पनामा के इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल ने चुनाव प्रबंधन और प्रशासनिक क्षेत्र में अपने चल रहे सहयोग के लिए संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए पनामा सिटी में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो याद रखना, भारत में पूछा है तो भारत निर्वाचन जो आयोग है उसके द्वारा। ठीक, ये क्वेश्चन बन जाएगा भारत निर्वाचन आयोग से। ठीक है, तो ये कंट्री याद रखना किसके साथ, पनामा से। ठीक है, और इनके थोड़ा फैक्ट है समझ लो। वैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से ECI विदेशी चुनाव प्रबंधन निकायों के साथ अपने संबंधों और सहयोग का विस्तार कर रहा है। ठीक है, ECI वो भारत निर्वाचन आयोग। ठीक है, इससे पहले ECI ने मैक्सिको, ऐसा नहीं है कि पनामा शहर के साथ किया, मैक्सिको, ब्राजील, चिली के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, यह लैटिन अमेरिका क्षेत्र में हस्ताक्षरित करने वाला चौथा समझौता ज्ञापन है। ठीक है, उनके जगह कोऑपरेट किया है। ठीक है, उनके साथ जो समझौता किया है, ये चौथा देश है। कौन, पनामा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पनामा पहला ही देश है, इससे पहले मैक्सिको है, ब्राजील है, चिली है। तो याद, ठीक, आगे देखिए। लक्ष्य सेन को कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब मिला है। तो याद रखना कि कनाडा ओपन 2023 किसने जीता, तो लक्ष्य सेन। ठीक, ठीक है, एक बैडमिंटन खिलाड़ी है, याद रखना, इंपोर्टेंट है, न्यूज में रहते हैं। ठीक, बैडमिंटन खिलाड़ी है, पूछा जा सकता है किस खेल से रिलेटेड है, तो बैडमिंटन से। ठीक है, कि क्या जीता उन्होंने कनाडा ओपन, लक्ष्य सेन ने जीता। ठीक, और किसको हराया, तो चीन के सीफी फेंग को हराया। ठीक है, तो ये ज्यादा याद नहीं रखना अपन को, बस लक्ष्य सेन याद रखना, उनका खेल याद रखना है और क्या जीता है वो याद। ठीक, आगे भारत का पहला वैदिक थी, ये इंपोर्टेंट है, याद रखना, कहाँ पर खोला गया, नोएडा में। ठीक, भारत का पहला वैदिक थी पाला पार्क नोएडा में खोला गया। ठीक, इसे वैद वन पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि वैद वन पार्क कहाँ पर खोला गया, तो नोएडा। इस पार्क में 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए हैं। ठीक, इसे 7 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जो अपने वैदिक कालीन ऋषि हैं
उन 7 ऋषियों के क्षेत्रों में डिवाइडेड किया गया है। कश्यप ऋषि, अगस्त्य ऋषि, विश्वामित्र, वशिष्ठ जी, अत्रि, गौतम और भारद्वाज, ये वैदिक काल के ऋषि हैं। ठीक है, तो ऐसी इन्हीं के नामों पर 7 क्षेत्रों में से डिवाइड किया गया है। पार्क में एक वैदिक ज्ञान केंद्र है। पार्क के अंदर क्या है? एक वैदिक ज्ञान केंद्र। यह वैदिक साहित्य की गहराई तक जाने के लिए एक केंद्र के रूप में काम करेगा। वहाँ पे इसकी जानकारी दी जाए वैदिक काल से रिलेटेड। ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके लिए वैदिक ज्ञान केंद्र भी खोला गया है। ठीक है, याद रखना। तो कहाँ पे खुला है वैदिक ज्ञान वाला पार्क? नोएडा। ठीक है, भारत का पहला है, इसलिए इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं। भारत और तंजानिया के बीच स्थानीय मुद्रा में व्यापारिक सौदों का निपटान शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज नहीं है, क्योंकि भारत बांग्लादेश के साथ भी मुद्रा को लेकर हुआ कि भारत जो बांग्लादेश है वो रुपये में भी व्यापार करना स्टार्ट कर देगा, तो और भी देशों के साथ हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा समझ लो इसमें क्या है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की कि भारत और तंजानिया ने स्थानीय मुद्राओं को व्यापार निपटान शुरू कर दिया है। ठीक, तंजानिया में बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक कार्यरत है। ये अपनी ब्रांच हैं तंजानिया में। ठीक है, और क्या 2022 में आरबीआई और भारतीय वित्त मंत्रालय ने बैंकों के शीर्ष प्रबंधन और व्यापार निकायों के प्रतिनिधियों के रूप में निर्यात और आयात लेन देन को बढ़ावा देने का निर्देश दिया। ठीक है, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें क्या है, एक चीज याद रखना, एस जयशंकर ने दार एस सलाम में, इसी में भारत के सांस्कृतिक केंद्र में स्वामी विवेकानंद की एक प्रतिमा का उद्घाटन किया है। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर पूछा जाए। ठीक है, कि भारत तंजानिया में किनकी प्रतिमा का उद्घाटन किया गया, स्थापित की गई, तो वो है स्वामी विवेकानंद की। ठीक है, याद रखना। एस जयशंकर जो विदेश मंत्री उन्होंने की है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस न्यूज को थोड़ा डाला। ठीक, भारत और तंजानिया याद रखना। ठीक, आईआईटी मद्रास में तंजानिया में 50 स्नातक छात्रों, 30 मास्टर छात्रों के एक बैच के साथ अपना विदेशी परिसर खोलेगा। मैंने जून के करंट में ही बताया था। ठीक है, मैंने वहां पे कंप्लीट कर दिया था कि आईआईटी जो मद्रास है अपनी एक ब्रांच कहाँ खोलेगा? तंजानिया। ठीक, आगे देखो। न्यायमूर्ति सेव कुमार सिंह को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी जिसे बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, एनजीटी का कार्यवाहक अध्यक्ष, परमानेंट कार्यवाहक क्योंकि जो अध्यक्ष है उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब जो वीकेंड है, मतलब खाली जगह है, उस पर अभी कार्यवाहक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। जब तक अध्यक्ष नहीं बन जाता तब तक यही रहेंगे। ठीक है, तो न्यायमूर्ति सेव कुमार, ये याद रखना है। एनजीटी एमपीपीएससी एक अलग से है। ठीक है, यूनिट 10 में 3 में आयोगों में एक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? सेव कुमार सिंह, इन्हें अभी हाल ही में बनाया गया है। ठीक है, वह पहले से ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के सदस्य के रूप में रहते थे, कार्यरत थे। ठीक है, सदस्य थे उनके एनजीटी के। ठीक है, और उसी में उन्होंने कार्यवाहक अध्यक्ष में नियुक्त किया गया। उन्हें न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, जो एक गोयल थे, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। उन्हीं के बाद इनको कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये याद रखना। ठीक, एनजीटी क्या है थोड़ा इसको समझ लेते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, इसकी स्थापना पर्यावरणीय विवादों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत इसकी स्थापना की, अक्टूबर 2010 में। ठीक है, याद रखना। केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के परामर्श से एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। कौन करता है? भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति करते हैं, याद रखना, केंद्र सरकार के अनुसार। ठीक है, यह भारत में पर्यावरण संरक्षण और वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों को संभालता है। ठीक है, तो ये अपने एमपीपीएससी में अलग से है, आयोग में है, तो इसको अपन अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, बहुत सी चीजें कैसे बनते हैं, कैसे रिमूवल है, इनका सब वो सब चीजें। ठीक है, कौन कौन इसके दायरे में आते हैं, ठीक, जैसे और भी चीजें हैं। ठीक, वो सब चीजें अपन समझेंगे। अभी फिलहाल इतना समझो, ये 2010 में बना था, क्योंकि अब करंट में थोड़ा इतना याद रखना। आगे अवैध और खतरनाक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट को रोकने के लिए भारत और अमेरिका द्वारा ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड किसके लिए? अवैध और खतरनाक, लीगल और डेंजर जो मेडिसिन है उनके अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट को रोकने के लिए। हम
किन दो देशों के बीच? भारत और अमेरिका। ठीक है, याद रखना। ठीक, अवैध फार्मास्यूटिकल्स, इनको रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड चलाया गया है। ये याद रखना, बस इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट। और ये न्यूज थोड़े वैसे ही है, कहाँ कितने रोके गए, ऐसा शिपमेंट की 1500 से अधिक शिपमेंट की जांच वगैरह की, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो नहीं पढ़ना। ठीक, लेकिन ये याद रखना, ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड किन दो देशों के बीच? भारत और अमेरिका। किसके लिए? अवैध और खतरनाक दवाओं के अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट को रोकने के लिए, या फिर अवैध फार्मास्यूटिकल्स, ऐसा भी आएगा, ये याद रखना। ठीक है, आगे देखो। सरकार ने के राजारमन आईएफएससीए का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक, तो याद रखना, उन्होंने पहले आईएफएससीए चेयरपर्सन इजेंती श्रीनिवास, तो ऐसे ही पूछा जा सकता है। ठीक है, कि आईएफएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? इजेंती श्रीनिवास, उन्हीं के स्थान पर उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। दूसरे कौन है? के राजारमन, ये याद रखना। अब ये है क्या? आईएफएससी है क्या? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। ये याद रखना, कब इसकी स्थापना हुई, याद रखना, क्योंकि लेटेस्ट में हुई है 2019 में, 19 और 20 में, तो याद रखना, यहाँ से पूछा जाएगा। और इसके अध्यक्ष नए बने हैं तो बन जाएगा उससे। ठीक है, इसे अप्रैल 2020 में गुजरात के गिफ्ट सिटीज गांधी शहर में बनाया है। गुजरात की जो राजधानी है गांधी नगर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम एक्ट आया था 2019, उसके तहत इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, उस सभी वित्तीय सेवाओं का जो विनिमय है उनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, उसकी देखभाल के लिए, उस पर नजर रखने के लिए इसकी स्थापना की गई। ये याद रखना, सभी जो रहते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए इसकी स्थापना की। वर्तमान में गिफ्ट आईएफएससी भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, ये याद रखना। ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है आईएफएस। ठीक, आईएफएससी। ठीक है, याद रखना। आईएफएससी की स्थापना से पहले आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए और आईआरडीआई, ये हैं व्यवसाय को नियंत्रित करते हैं। ये सब जो और थे पहले, ये कंट्रोल करते थे इस चीज को, लेकिन अब क्या, अलग से उनके लिए आयोग बना दिया, प्राधिकरण बना दिया गया। ठीक है, अथॉरिटी बना दी गई है, वो है अपनी आईएफएससी। ठीक है, ये याद रखना। कब इसकी स्थापना हुई? 2019 एक्ट के तहत 2020 में हुई गुजरात में। ठीक, इसके कौन बने अभी? के राजारमन, और पहले कौन थे? इजेंती श्रीनिवास। ये 2-3 चीजें उनको याद रखना। ठीक है, आगे इस साल प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार पीएम नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन बन जाएगा कि इस साल का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, पीएम मोदी को उनके असाधारण नेतृत्व और नागरिकों के बीच देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाले 41वें नंबर के हैं। ठीक है, याद रखें। 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की 103वीं पुण्यतिथि पर तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, हिंद स्वराज संघ। ठीक, तो याद रखना कैसे दिया जाएगा? नरेंद्र मोदी। आगे देख क्या है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय, इसकी स्थापना कब हुई है? करंट में तो स्थापना ही पूछी जा सकती है, तो 1983। 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है, एक स्मृति चिन्ह भी मिलता है। ठीक है, इससे पहले भी कई लोगों को दिया जा चुका है, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह। ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। ठीक है, इन सभी लोगों को मोदी से पहले भी दिया जा चुका है, तो ये इंपोर्टेंट कुछ लोग हैं उनमें से। ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में किनको मिलेगा? नरेंद्र मोदी को, याद रखना। ठीक, आगे देखते हैं। चीन ने अपना पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। ठीक, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? बस अपन को ये याद रखना है, तो उसका नाम है ओपन काइलिन। ठीक, पूछा जा सकता है ओपन काइलिन किस देश के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया? तो चीन के द्वारा। या फिर ऐसा पूछा जाता है कि चीन के द्वारा अभी हाल ही में कौन सा ऑपरेटर जो उनका खुद का है, अपना पहला ओपन सोर्स है, तो वो है ओपन काइलिन। ये याद रखना, ये ठीक है। आगे देखो, कुआलालंपुर। ठीक, में
HAL क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया कुआलालंपुर, मलेशिया। ठीक है, मलेशिया की राजधानी। तो 11 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हॉल जैसे बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, ये क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा कि हॉल का भी क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर खोला गया, भारत के किस पड़ोसी देश, ठीक है, पड़ोसी देश नहीं बताए बोले ना, लेकिन थोड़ा दूर है, लेकिन एशिया में, तो यार क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पर, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हॉल ने अपना एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला, याद रखना। ठीक, इतना याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लो, इसका मुख्यालय कहाँ है हॉल का। ठीक, बेंगलोर में इसकी स्थापना कब हुई थी, 1940, याद है। ठीक है, यह एक सरकारी स्वामित्व वाला निगम है जो विमान जेट, जेट इंजन, हेलीकॉप्टर के डिजाइन, निर्माण, संयोजन में शामिल है। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष हैं वह CV अनंत कृष्णन, ये इसके अध्यक्ष और MD दोनों यही है। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, पार्थ सालुंक, याद रखना, रिकर्व वर्ग में यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बने। पहले भारतीय बने इसीलिए इम्पोर्टेंट है। पार्थ सालुंके, रिकर्व वर्ग, रिकर्व वर्ग। ठीक है, ये क्या होता है, एक शूटिंग ही है। ठीक है, एक तरीके से, सॉरी शूटिंग तीरंदाजी है। ठीक है, ये दिख रहा है धनुष। ठीक है, एक तरीके से तीरंदाजी इसका है वो, रिकर्व वर्ग। ठीक है, उन्होंने फाइनल में कोरिया के सोंग इन जून को 7-3 से हराया। ठीक, बस नाम याद रखना, पार्थ सालुंके किस खेल से रिलेटेड है, तो तीरंदाजी आए, ठीक, उससे रिलेटेड है, या रिकर्व वर्ग से संबंधित है, याद रखना। ठीक है, और पहले भारतीय इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये है। आगे देखो, PM मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, मैंने जून के करंट में इनके सम्मान की बात की थी, मतलब इनको कितने अवार्ड मिले अलग अलग देशों से, लगभग 13 देशों को मिल चुके थे, ये भी एक शामिल हो गया है इसमें मोदी जी को। ठीक है, इनको मिलते रहते हैं हर साल। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। अभी आने वाले एग्जाम 1 महीने या 2 महीने के अंदर होंगे, तो इनमें क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अभी हाल ही में किस देश ने दिया, फ्रांस ने। ठीक है, क्या है इसका नाम, ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये याद रखना। ठीक, क्योंकि अगर और टाइम दिसंबर जनवरी में एग्जाम होगा, फरवरी मार्च, तो वहां तक पता नहीं कितने इनको अवार्ड और मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए, लेकिन 1-2 महीने के अंदर जो एग्जाम होंगे उनमें ये बन सकता है, या फिर सीधा सीधा बन जाए कि फ्रांस के द्वारा कौन सा अवार्ड दिया गया, तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ठीक है, इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय PM है। ठीक है, ये याद रखना, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, आगे देखो, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। तो सीधा क्वेश्चन बन जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है, तो इंडिया के वाराणसी में। ये याद, ये दुनिया का पहला आयोजन है जो पूरी तरह से दुनिया भर के मंदिरों के प्रबंधन के लिए समर्पित है। ठीक, इसलिए इम्पोर्टेंट है। यह मंदिर पारिस्थितिकी तंत्र के शासन, प्रबंधन और संचालन को पोषित और सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, मंदिरों के लिए ये किया गया है स्पेशली। ठीक है, वहां पर शासन, प्रबंधन, उनका संचालन किया जाएगा, उस पर नजर रखेगा। ठीक, ऐसे सम्मेलन होते रहेंगे उसकी देखभाल, मंदिरों की देखभाल के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन वाराणसी में होगा, याद रखना। इस सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे, मोहन भागवत, जो RSS प्रमुख है। ठीक है, इसका आयोजन टेम्पल कनेक्ट इंडिया द्वारा किया जाएगा। ठीक, तो अपन को क्या याद रखना, कहाँ पर हो रहा है, वाराणसी में। ठीक, आगे देखो, उड़ीसा कैबिनेट ने कोई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को मंजूरी दी है। तो उड़ीसा की जो कैबिनेट है, ठीक है, वहाँ की जो कैबिनेट है, सरकार है, उसने कोई भाषा, वहाँ की कोई भाषा है, उसको 8वीं अनुसूची में शामिल करने को मंजूरी दी है। तो याद रखना, उड़ीसा की किस भाषा को, कोई भाषा को करंट से रिलेटेड कर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, तो मुख्यमंत्री वहाँ के नवीन पटनायक, उनके नेतृत्व में जो कैबिनेट है, उसने कोई भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया है, याद रखना। ठीक है, कोई के शामिल होने से उड़ीसा की कंद जनजाति को कई लाभ होंगे। कंद जनजाति वहाँ की जो है उड़ीसा की, तो कोई भाषा ही बोलती है। ठीक है, तो उसको कई लाभ मिलेंगे। ठीक है, वहाँ के लोगों में ज्यादातर, और जो कंद जनजाति प्रमुख, वो तो कोई भाषा का ही प्रयोग करती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है यार। तो 2 चीजें याद रखना, एक कोई भाषा और कंद जनजाति।
ठीक, जनजाति भी पूछा जा सकता है। ठीक, अब संविधान की 8वीं अनुसूची क्या है, इसमें सूची टोटल कितनी है, 12 सूची है संविधान, उसमें 8वीं सूची है वो भाषाओं से रिलेटेड है, इसमें 22 भाषाएं शामिल है। जब अपन पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आई है तो अपन समझ लें, संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाएं, उसी में कोई को जोड़ने का उन्होंने बात रखी है उनकी कैबिनेट में। जब ये जुड़ जाएगी तो इम्पोर्टेंट बन जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाएगा। जब ये इसमें हो जाएगी 23वीं भाषा बन जाएगी तो और इम्पोर्टेंट बन जाएगी न्यूज। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी है नहीं है, उनकी कैबिनेट ने मंजूरी दी है अभी। ठीक है, तो ये सब है। 2003 के में हुआ था 92वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा बोडो जोड़ी गई थी, डोगरी, मैथिली और संताली को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची। ठीक, और जब संविधान बना था, ठीक है, तब इसमें कितनी थी, 14, मात्र 14 थी। ऐसे संविधान संशोधन करके धीरे धीरे कभी कभी जोड़ दिया गया, वैसे 22 हो गई। ठीक, तो वो अपन डिटेल में समझेंगे जब अपन पॉलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, अब उड़ीसा की एक न्यूज ये वाली है, और एक और न्यूज है जो मैंने इसमें डाली नहीं है। ठीक, तो मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, नहीं तो अगला जो वीक आएगा, 3rd वीक का वीडियो आएगा उसमें डाल दूंगा। वैसे बता ही दे रहा हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। जो AI द्वारा रोबोट है, ठीक है, सबसे पहला रोबोट है जो न्यूज एंकर है, उसका नाम है लीजा, ये याद रखना, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भारत की पहली AI न्यूज एंकर। ठीक है, AI न्यूज एंकर कौन है, लीजा, भारत की। ठीक है, वो किस राज्य में, उसे किस राज्य में न्यूज एंकर बनाया है, कहाँ की है, वो उड़ीसा की, ये याद रखना। ठीक है, अभी इतना याद रखना, मैं अगली स्लाइड में, अगले वीडियो में उसको डाल भी दूंगा। ठीक है, तो वहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे बता दिया क्योंकि करंट में चल रही है। ठीक, तो वो भारत की पहली AI न्यूज एंकर है। ठीक है, याद रखना, उसका नाम लीजा है बस, और उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ठीक है, आगे देखो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये न्यूज क्या है, एक हिस्ट्री है। ठीक है, क्योंकि लॉन्च कर दिया गया चंद्रयान 3 14 तारीख को, ठीक, यानी कि कल। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ठीक, भारतीय रॉकेट किससे लॉन्च किया गया, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो LVM3 लॉन्च व्हीकल मार्क। ठीक है, याद रखना। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से, उसका वजन याद नहीं रखना कितना है, उस चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, ये याद रखना। ठीक है, तो LVM3 याद रखना। ठीक, चंद्रयान 3 चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारने का दूसरा प्रयास करेगा, क्योंकि 2019 में चंद्रयान 2 गया था, लेकिन कुछ ही दूरी पर जाके, लगभग 2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी, ठीक, लैंडर उतर नहीं पाया और उसका कनेक्शन कट गया इसरो से। ठीक है, तो वहां पर अपन को सफलता नहीं मिली पूर्णता। ठीक है, ये याद रखना। लेकिन चंद्रयान 3 में सभी देश आशा करते हैं और होगा, क्योंकि चंद्रयान 3 में लॉन्च किया गया है सफलतापूर्वक, और ये सफलतापूर्वक लैंड भी करेगा। ठीक, याद रखना, जो उसमें गलती हुई है वो इसमें नहीं है। ठीक है, कंप्लीटली हो जाएगा, ये भरोसा है पूरा इसरो पर। ठीक है, तो याद रखना, मिशन के विक्रम लैंडर के 23 अगस्त या 24 अगस्त के आसपास चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना है। किस चंद्रमा किस ध्रुव पर जा रहा है, दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। 40 और 41 दिन लग जाएंगे, 14 जुलाई को लॉन्च हुआ है, ठीक, पहुंचने में। तो वहां पर क्या है, लैंड होने में उसे 40 दिन तक टाइम, 40 या 41, और 23 या 24 अगस्त में पहुंच जाएगा, तब जाके ये न्यूज इंपॉर्टेंट होगी, पहुंच जाएगा, हिस्ट्री क्रिएट कर देगा। ठीक है, ऐसा चौथा देश बन जाएगा, तो चंद्रमा की सतह पर मानव रहित अंतरिक्ष यान और उतारने वाला चौथा देश बन जाएगा। ठीक है, रूस, अमेरिका, चीन और उसके बाद भारत। ठीक है, इसकी कॉस्ट क्या आई है, तो 615 करोड़ रुपए आए हैं। ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 700 करोड़ में आदि पुरुष बनी है, देख लो उसकी हालत। ठीक, तो वो चीज है, तो 615 करोड़ में बनके तैयार हुआ है चंद्रयान 3। याद क्या क्या रखना है, कौन सा लॉन्च व्हीकल था, LVM3। ठीक है, और कहां पर उतरेगा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। ठीक है, तो चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर
उन्हें क्यों नहीं तैरा? क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पर अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पर पानी के कुछ साक्ष्य मिलेंगे, ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट मिलेंगे वहां पर, इसीलिए। तो ये याद रखना, ये न्यूज इंपोर्टेंट है। और ये इसकी पिक्स है, ठीक है, सेपरेट हो गया था कल, ये सब चीजें ठीक याद रखना। चंद्रयान 3 डेट ही पूछी जाएगी, डेट तो फिलहाल नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आने वाले 1-2 साल के अंदर डेट ही पूछी जाएगी, 14 जुलाई, क्योंकि अभी हाल ही में तो याद रहेगा सब, तो याद रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें जुलाई के सेकेंड वीक के अपन क्या कंप्लीट कर चुके हैं करंट, और भी अगर 1-2 बचे हैं तो वो अपन अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। और हिस्ट्री की सब्जेक्ट मैंने हिस्ट्री का स्टार्ट कर दिया है, चलिए स्टार्ट कर, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।